हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरिता। वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आ गए हैं आपके सामने हिंदी भाषा एवं वर्णमाला, मतलब हिंदी का टॉपिक। हिंदी हम दोस्तों कुछ वीडियोस लेकर के आएंगे जो कि हिंदी के जैसे देखिए, आप सी टेट हम करा रहे हैं तो सी टेट में पेडागोजी होती है। पेडागोजी के साथ साथ थोड़े से आपके होते हैं ग्रामर। उन ग्रामर को भी आप समझ पाएंगे। और यूपी टेट, केवीएस, सुपर टेट के लिए भी हिंदी का इम्पॉर्टेंट अपना जगह होता है जिसमें कि ग्रामर होता है। और सबसे बड़ी बात कि रेलवे एसएससी मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए हिंदी का अपना एक स्थान होता है। हिंदी के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके व्याकरण से ग्रामेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो व्याकरण से आते हैं तो देखिए, हमने संधि का वीडियो बनाया था। तो संधि आप पढ़ रहे थे, ठीक है। संधि मुझे लगा ऐसा कि संधि पढ़ रहे हैं तो संधि पढ़ने से पहले अगर मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कि जो कि हिंदी में उतनी इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं बट कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो हिंदी भी उनको आनी चाहिए और उनका अपना एक सब्जेक्ट है उसमें भी उनको मार्क्स कवर करने हैं। तो उनको उसमें भी मार्क्स कवर करने हैं, तो उसके लिए उनको हिंदी तो करना ही करना है। अब एग्ज़ाम में आने वाले जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं संधि से, समास से, अलंकार से और छंद से, ये सारे वीडियोस आगे जाएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ होता है ना कि अगर हमें आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, तो पहले हमें पहली सीढ़ी पर कदम रखना होता है। पहली सीढ़ी पर कदम रखें, फिर दूसरी पे, तीसरी पे, बहुत ही आसानी से हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो इसी के लिए, इसी बेस पर हम अपनी हिंदी के अपने इस वीडियो को भी लेकर के चलेंगे। हमने हिंदी का जो है संधि का वीडियो बनाया है, तो शायद किसी को उतना अच्छे से समझ में ना आया हो। वो कारण ये है, रीज़न उसका ये है कि हिंदी भाषा का पूरे अच्छे तरीके से ज्ञान ना होना। ध्वनि क्या है, वर्णमाला क्या है, व्यंजन, स्वर और व्यंजन के भेद क्या हैं, कैसे कैसे है, ये सब समझ में ना हो। तो दोस्तों कुछ इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ इस आज का जो टॉपिक है हिंदी भाषा और वर्णमाला कितने प्रकार से क्या क्या है ये आप जानेंगे। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए, हिंदी का पहला वीडियो होना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बेस सबका मजबूत होगा। हम आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल से लेके चलते हैं, बट ये भी ज़रूरी है। तो कई वीडियोस हो चुके हैं, लेकिन आप एक नज़र इस पर भी देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें से भी मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी भाषा और वर्णमाला में भाषा क्या है। भाषा क्वेश्चन बनता है, भाषा क्या है। तो भाषा जो होता है दोस्तों, भाषा जो है भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है। भाषा क्या होता है, भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। मतलब कम्युनिकेशन जो होता है ना कि भाषा क्या है, हम कहते हैं कि हम अपनी बात को किसी तक पहुंचाते हैं और किसी की बात को हम समझ पाते हैं, ये होता है भाषा। तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना या फिर कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है ये समझना, तो ये जो होता है ये भाषा होता है, भावों की अभिव्यक्ति। ठीक है, हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स हैं हम उसे बता सकें। कैसे कैसे बताते हैं हम, लिखित होती है, मौखिक होती है। तो लिखित अभिव्यक्ति होती है, एक लिखित भाषा, मौखिक भाषा। जो मुख से बताते हैं वो मौखिक भाषा होती है, जो लिख करके अभिव्यक्ति की जाती है, किसी को बताया जाता है, वो लिखित अभिव्यक्ति होती है, लिखित भाषा होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भावों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होता है, भाषा कहलाता है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है, हिंदी भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है। तो आर्य परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा मूलतः आर्य परिवार की भाषा है। अब इसकी लिपि कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपकी। देवनागरी लिपि आप सब जानते होंगे। अब ये जानिएगा कि देवनागरी लिपि तो है इसकी। अब जिसका विकास कैसे हुआ, विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि के बारे में जानेंगे कि ब्राह्मी लिपि जो है, इसी लिपि में वैदिक साहित्य रचित हुआ। ब्राह्मी लिपि में ही आपका वैदिक साहित्य रचित हुआ है। ठीक है, समझेंगे क्या है। मूलतः आर्य परिवार की भाषा है हिंदी। हिंदी मूलतः आर्य परिवार की भाषा है और इसकी लिपि जो है देवनागरी है। देवनागरी लिपि आर्य परिवार की भाषा, और इसका विकास जो है ब्राह्मी लिपि में हुआ है। और ब्राह्मी लिपि जो है वैदिक साहित्य से रचा हुआ है, रचित हुआ है। इसी लिपि में, देवनागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में वैदिक साहित्यों की रचना हुई है। ठीक है, तो ये कुछ 3 पॉइंट मिले आपको, क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इन 3 पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, हिंदी के विकास में, अब हिंदी के विकास में क्या कुछ है जो कि शामिल है। हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ, किन किन का योगदान रहा। देखिए, वैदिक संस्कृत, हिंदी के विकास में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं। आप जैसा कि रूल जानते हैं कैसे कैसे है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं। और विदेशी भाषाओं में कौन कौन, अरबी, फारसी आदि का भी योगदान रहा है। तो किसका किसका योगदान रहा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और कुछ विदेशी भाषा जैसे अरबी, फारसी। ठीक है, वर्ण क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, वही वर्णों का मेल होता है
किसमें? संधि में। और शब्दों का मेल होता है समास में। तो संधि और समास को पढ़ने से पहले आपको वर्ड की जानकारी भी होनी चाहिए, इसलिए ये टॉपिक हम उठाए हैं कि हिंदी के बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेस पर भी एक टॉपिक बनाना इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो चलिए आगे देखते हैं वर्ड क्या है। वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ड कहा जाता है। संधि पढ़ाते समय मैं आपको ये बता चुकी थी, बट आपके सामने प्रूफ होना ज़रूरी है कि जो मैं बता रही हूँ वो कुछ सही बता रही हूँ, आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ड कहा जाता है। वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी मौखिक ध्वनि, ध्वनि जो मुख से निकलती है। ठीक है, मौखिक ध्वनि का अर्थ हुआ वही वो ध्वनि जो मुख से निकलती है। कुछ भी हमने बोला तो जो स्टार्टिंग में निकलता है एक वह ध्वनि या उसका लिखित स्वरूप, अगर ध्वनि निकलता है, जैसे हमने क कहा, तो क क्या है? एक अक्षर है जिसको हम वर्ड कहते हैं। और अगर हम क को लिखते भी हैं सिर्फ क, तो वो भी तो है लिखित रूप में है। ठीक है, तो वर्ड कहा जाता है। वर्ड का जो देखिए अर्थ क्या होता है? अक्षर। जैसा कि मैंने बताया वर्ड को अक्षर भी कहते हैं, तो वही वर्ड का अर्थ होता है अक्षर, जिसका अर्थ होता है अनाशवान। अक्षर का मतलब होता है न क्षरति इति अक्षरः। संस्कृत में कहा जाता है न क्षरति इति अक्षरः। अक्षर वह होता है जिसका क्षर नहीं होता है, जिसका क्षरण नहीं होता है। तो और टुकड़े नहीं होते हैं, वो सबसे छोटा टुकड़ा स्वयं में खुद ही होता है, उसका और टुकड़ा नहीं होता। तो अनाशवान है, अनाशवान, उसका नाश नहीं होता है। अर्थ इसका होता है अनाशवान, अक्षर अनाशवान। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। देखिए इस तरीके से भी आ सकता है, तो आप सब कुछ जानते रहिए। वर्ण क्या है? अखंड मूल ध्वनि। अखंड मूल ध्वनि का मतलब वही हुआ ना, वो मूल ध्वनि जिसका और खंड ना हो। अखंड है जो अपने आप में, वो खंडित खुद अपने आप में वो खुद ही इतना छोटा खंड है कि उसका और खंड नहीं होता। बल्कि अब उसके आगे आप बढ़ेंगे, वर्ण से अक्षर से शब्द, शब्द से पद, पद से आपका वाक्य विन्यास ऐसे होता है। वाक्य बनता है, वाक्य से वाक्य विन्यास बनता है। तो इस तरीके होता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड जो है सबसे पहली सीढ़ी है। ठीक है, अक्षरों में हिंदी भाषा में वर्ड जो है सबसे पहली अखंड मूल ध्वनि है, जिसके खंड नहीं हो सकते। बिल्कुल वही आपको मिला, जिसके खंड नहीं हो सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों, देखिएगा ज़रूर। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं होना, बट इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और कहीं कहीं आपके ध्यान देते हैं आपको, तो आपको नंबर मिल जाते हैं। अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपके हो सकता है 1-2 नंबर लेके चले जाएँ। तो आप इग्नोर मत कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। तो क्या है दोस्तों, देखिए वर्णमाला। वर्ड से बनता है वर्णमाला। क्या है वर्णमाला? किसी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को, किसी भाषा की मूल ध्वनियों के समूह को अगर लिखा जाए तो वो वर्णमाला नहीं होगा। व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित होना जरूरी है। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। देवनागरी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण। अब किसकी बात हो रही है? 2 प्रकार के वर्ण, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो देखिए वही आगे आपको मिलेगा। वर्णमाला कहते हैं, किसको कहते हैं? मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को। मूल ध्वनि मतलब आप क्या हो गया? अक्षर या वर्ण, उनके व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण हैं? तो 2 प्रकार के वर्ण हैं। पहला है आपका स्वर, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों संधि के चैप्टर में मेरा लेक्चर इसीलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि मैं संधि पढ़ा रही हूँ। तो संधि में अगर वर्ड आया तो मैं वर्ड के बारे में डिफाइन करने लगती हूँ, और अक्षर आया, स्वर आया, व्यंजन आया, जो भी चीज़ आता है मैं उसके बारे में सोचती हूँ कि जितना कुछ जानती हूँ उतना कुछ आपको बताती चलूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर संधि के टॉपिक में सिर्फ संधि को ही लेके चलें तो वो छोटा वीडियो हो सकता है। बट कोई भी बात आई, लाइन टू लाइन कुछ शब्द आया और उसको हम छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है कि ये क्या है इसका मतलब। तो जहाँ तक पता हो, संभव हो, बताते चलते हैं। वैसे भी कभी कभी कुछ चीज़ें तो स्किप हो ही जाती हैं, माइंड से नहीं बता पाता इंसान। तो नोटिस करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से कुछ हो सके बताते चलें। कहीं कहीं वैसे भी स्किप हो जाता है तो खुद को लगता है कि अरे ये बताना चाहिए था बट भूल गए। चलिए तो स्वर, क्या वहाँ कहाँ थे हम? स्वर पे थे। वे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर के लिए दोस्तों किसी की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होते हैं, वही स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? उच्चारण की दृष्टि से इनकी संख्या 11 है। उच्चारण की दृष्टि से क्या क्या है? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हो गई 11। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद ध्यान दीजिएगा पूरे फोकस के साथ कि क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं। तो ऑप्शन आता है 11, 13 और
9, 10, 8 कुछ भी लिख दें। तो 4 ऑप्शन बनाने हैं तो कुछ भी लिख दें, बट 2 ऑप्शन ये ज़रूर रहते हैं कि 11 और 13। अब आप कहाँ जाएंगे, 11 पर जाएंगे कि 13 पर जाएंगे? तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि 11 और 13 दोनों ही दे दे, ठीक है? या तो 11 ही देगा या तो 13 ही देगा, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। जब अनुस्वार और विसर्ग यूज़ नहीं करते हैं, जब अनुस्वार और विसर्ग को ऐड नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 11 होते हैं, और अनुस्वार और विसर्ग को लेकर के 13 होते हैं। तो जब अगर कुछ भी ना लिखे कि 11, 13 सब कुछ दे दे, तो आप 13 लगाइए, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग भी उसी में होते हैं। लेकिन जब लिखे उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से, तो 11 होते हैं। और ऐसे ही पूछे कि स्वर कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से 11 होते हैं। और ऐसे ही पूछे कि स्वर कितने होते हैं, तो आपके 13 हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या, एक अनुस्वार और ये विसर्ग, ये दोनों ऐड कर लेंगे आप। आई होप आप समझ पाए होंगे। जैसे देखिए, आप देख चुके हैं, अनुस्वार और विसर्ग जोड़ लेने से 13, और ना जोड़ने से, उच्चारण की दृष्टि से सिर्फ देखा जाए तो 11, क्योंकि अंग और अह का आ ई की तरह उच्चारण नहीं किया जाता है। कि ये जो है अंग और अह किसी न किसी व्यंजन के साथ लग करके ही उच्चारित होते हैं। अंग बोलेंगे तो अ के साथ लग करके अंग बोला जाएगा, अह भी है, अ के साथ लगा हुआ है, या फिर किसी वर्ण व्यंजन पर लगेगा, क के साथ कंग, ख के साथ खंग या खह, ऐसे बनेगा ना। उसका अपना अलग से स्वरूप नहीं है, पूर्णता नहीं है अपने आप में, जिससे कि वो स्वरों में शामिल होकर के 13 बन सके, इसलिए वो 11 है। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए स्वरों में दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग आप देख लिए, आप स्वरों की संख्या देख लिए। अब ये स्वर जो होते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया कि जो स्वर होते हैं उसमें अग्र स्वर, पश्च स्वर, संवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर ऐसे भी होते हैं। संस्कृत की आप मेरी क्लास देखिएगा, उसमें वीडियो बना हुआ है। तो संस्कृत जो है हिंदी से काफ़ी कुछ 50% मैच करता है। तो सीटी में अगर फॉर्म फिल करना हो आपको, वैसे तो आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, नो प्रॉब्लम। अगर इंग्लिश लिया तो इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिएगा आप किसी चैनल पे, या खुद से सेल्फ स्टडी करके। जहाँ नहीं समझ में आए वो आप कहीं भी किसी भी चैनल का हेल्प ले सकते हैं। बट संस्कृत के लिए आप देख सकते हैं हमारे वीडियो। संस्कृत अगर आपने लिया है तो संस्कृत और हिंदी को एक साथ मिला करके चलिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आप लाभ उठा पाएंगे। संस्कृत जो है हिंदी, संस्कृत तो आदि आपकी हिंदी की जननी है, आप जान ही रहे हैं, तो उससे आधा कुछ निकला हुआ है, व्याकरण मैच करता है। तो बहुत ही इफेक्टिव होता है, लाभ मिलता है, दोनों मिल जाते हैं ना एक दूसरे में, तो एक को पढ़ते हैं तो दूसरा 50% ऐसे ही तैयार हो जाता है। तो चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अग्रस्वर देखिए, अब अग्रस्वर पश्च स्वर है क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है। देखिए, अग्रभाग सक्रिय होता है, जिह्वा का पहला भाग, आगे की जिह्वा जब सक्रिय होती है तो उसे अग्रस्वर या आगे के स्वर का कहा जाता है। क्या क्या होता है इसमें सक्रिय, ये ध्यान दीजिएगा। कहा जाए कि अग्रस्वर में जिह्वा सक्रिय होती है तो किसका किसका उच्चारण होता है? अग्रस्वर कौन कौन से अग्रस्वर उच्चारित करने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? तो आ नहीं होगा, अ के साथ ए ई, बड़ी ई, ठीक है। अ के साथ आ नहीं होगा, उ भी नहीं होगा, ये आ और उ हो जाएंगे पश्च स्वर में, ठीक है। तो अग्रस्वर में कौन कौन से होंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अग्रस्वर में हो जाएंगे आपका अ, ए ई, ठीक। अब हम चलेंगे पश्च स्वर में। पश्च स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है, पिछला भाग सक्रिय होता है। अग्रस्वर में अगला भाग, जिससे कि बनता है अ ए ई, और पश्च स्वर में पिछला भाग, जिससे कि बनता है जिन स्वरों के उच्चारण से जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है, ठीक है। पिछला भाग, पीछे का स्वर कहते हैं हम उसे, तो वो होता है आ बोल रहे हैं, देखिए कंठ के पास, यहाँ जिह्वा के पिछले भाग में महसूस हो रहा है। आ, ऊ, बड़ा ऊ, फिर ओ, आ, उ ओ औ, ये जो होते हैं ये पांच ये भी हैं और 5 ये भी हैं। तो ये जो होते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पश्च स्वर, ठीक है। अब संवृत्त देखते हैं। संवृत्त स्वर क्या है? संवृत्त शब्द का अर्थ होता है कम खुलना। संवृत्त, विवृत्त, ठीक है। संवृत्त शब्द का अर्थ होता है कम खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है कम खुलता है, मुख द्वार कम खुलता है, या उन्हें हम संवृत्त स्वर कहते हैं। संस्कृत में तो अर्ध संवृत्त भी होता है, हम यहाँ हिंदी देख रहे हैं, हिंदी में जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, ठीक है। संवृत्त शब्द का अर्थ हुआ मुख का कम खुलना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम खुलता है उसे हम संवृत्त कहते हैं। जैसे बड़ी ई और ऊ, ई ऊ, बड़ी ई बड़ा ऊ, बड़ी ई बड़ा ऊ, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मुख द्वार खुलता है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, आ नहीं करना पड़ता। तो छोटी बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब देखेंगे विवृत।
विवृत क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। पूरा क्या बोलने में खुलता है, बोलिए? कोई भी चीज़ का उच्चारण करेंगे तो जिसके उच्चारण में पूरा खुलेगा वो हो जाएगा हमारा विवृत। पूरा खुले तो विवृत, कम खुले तो संवृत। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए आ औ, ए आ औ कहते हैं, ठीक है। ए आ औ आपका विवृत हो गया। आगे है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठाकृति के आधार पर देखिए स्वर के भेद क्या होता है। ओठ की आकृति को कहते हैं हम ओष्ठाकृति, ठीक है। ओठ की आकृति को ओष्ठाकृति कहते हैं। तो उसके आधार पर स्वर के कितने भेद हो सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। स्वर के अब कितने भेद होते हैं, देखिए स्वर के भेद वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, ठीक। इसके भी दो भेद होंगे, ठीक है। ओष्ठाकृति के आकार पर भी आप जान लीजिए। आपने देखा अग्रस्वर, पश्च स्वर, संवृत स्वर, विवृत, ठीक। अब ओष्ठाकृति के आकार पर है आपका वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब देखिए वृत्ताकार में आएगा क्या क्या। वृत्त का अर्थ क्या होता है, गोल। वृत्त का अर्थ गोल होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आधार गोल हो जाता है, ठीक। बोलने में, उच्चारण करने में होठों का आधार गोल हो जाता है। जैसे उ ओ औ, ये चीज़ है, आप बोल करके भी महसूस कर सकते हैं। फिलहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे कि आप नोट कर लें और याद कर लें, और बोल करके भी आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उ और ओ औ, इसमें होठ का आधार जो है, होठ की जो आकृति होती है अष्टाकृति आपकी सर्कल बन जाती है, गोल हो जाता है। तो ये होता है वृत्ताकार स्वर। आगे बढ़ेंगे अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार क्या हुआ, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल ना होकर अन्य आकार में खुले, मतलब गोल नहीं होगा किसी और आकार में खुलेगा, वो उन्हें हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। चलिए, उच्चारण के समय के आधार पर स्वर भेद। अब देखिए जब उच्चारण हम करते हैं समय के आधार पर, अब समय के आधार पर होता है आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये तीन हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये समय पर डिपेंड करता है। अगर समय के आधार पर पूछा जाए तो देखिए कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में, दीर्घ में उसका दुगना लगता है, प्लुत में उसका भी दुगना, उससे भी अधिक लगता है। हम अभी डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए उच्चारण समय के आधार पर, तो समय के आधार पर कितने भेद हो सकते हैं, तीन भेद। बाकी सब में दो दो भेद थे, इसमें तीन भेद होंगे। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है। जानते हैं क्या कहा भी जाता है, ये भी पलक झपकाने की जो मात्रा होती है वो एक मात्रा काल कहा जाता है। पलक झपकने भर का जो समय होता है एक बार, वो एक मात्रा काल समय कहा जाता है। तो जस्ट उतना ही समय लगता है कोई भी चीज़ उच्चारण करने में एक बार। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे अर्थात सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, अ ई उ, ये तीन जो है ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। अब दीर्घ स्वर पे आते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे अर्थात एक से अधिक, दो मात्रा का समय लगे या एक मात्रा से अधिक समय लगे, उन्हें हम दीर्घ कहते हैं। दीर्घ अपने आप में ही बड़ा है। दीर्घ जब हम बोलेंगे तो भी महसूस होगा कि ये ज़्यादा समय लेने वाला है। तो दीर्घ स्वर जो होता है वो क्या होगा, अ तो आ गया हमारा ह्रस्व स्वर में, तो अ से अधिक समय लगेगा आ कहने में। सभी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये सभी आ जाते हैं आपके दीर्घ स्वर में। कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात आ जाते हैं ये। मतलब आ ई को छोड़ के उसके आगे जो है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे प्लुत स्वर, देखेंगे जानेंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। नोट कीजिएगा इसको या फिर ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, फोकस कीजिएगा इस बातों पर। प्लुत स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम, या फिर हे, या फिर अरे, या कुछ भी बोलते हैं जैसे, तो जिसको हम थोड़ा सा थम के बोलते हैं। किसी को जैसे पुकारना हुआ, संबोधन जैसी चीज़ हुई, तो उसको हम किसी को पुकारने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ऐसी चीज़ें जैसे ओम को हम कह के दिखा रहे हैं। और जानते हैं कुछ जगह होता है जिसमें कि लिख करके उसमें तीन जो हमारा नंबर होता है 1 2 3, 1 2 3 हिंदी वाला, उसमें तीन लगा देते हैं नीचे, ऐसे भी लिखा जाता है। तो वो भी होगा आपका प्लुत स्वर। तो यहाँ पर देखिए ओम में ओ को दीर्घ स्वर से अधिक खींचने पर ओम लिखा जाता है, ठीक। आजकल व्यवहारिक रूप से यह जो है, आजकल ये जो है व्यवहारिक रूप से प्रचलन में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। अब कौन सा एग्जाम में आना है कौन नहीं आना ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट हमारी तैयारी रहनी चाहिए कि कुछ भी आए हम तैयार रहें। अब देखिए स्वर भेद का महत्व। अब स्वर में ये जो भेद किए जाते हैं, कितने स्वरों का भेद है, उसका महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है,
हिंदी में देखिए स्वरों का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी में स्वरों के स्वर ही तो आधार हैं। स्वर, व्यंजन और मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो बेसिक। बेसिक अगर आपका इम्पॉर्टेंट, बेसिक को अगर आप इम्पॉर्टेंट समझते हो, मजबूत बनाते हो, तो आपकी बिल्डिंग भी मजबूत बनेगी। नींव मजबूत होना चाहिए, तो आप मंजिल तक पहुँचेंगे अच्छे से। तो देखिए कहीं भी आगे हम कोई बीच से टॉपिक उठाते हैं या पढ़ते हैं, तो अगर बेसिक का नॉलेज नहीं होता है तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है और समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आने का रीज़न यही होता है कि हम बेसिक से नहीं पढ़े होते हैं और बेसिक को हम छोड़ देते हैं कि ये हम पढ़ेंगे, इतनी छोटी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो ये छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों, सब एग्ज़ाम्स में आने वाली चीज़ें हैं और सबको आप नोटिस कीजिए कि सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है। रिवाइज़ करते रहिएगा क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें भी भूल जाती हैं। तो हिंदी में स्वरों का ज्ञान होना इम्पॉर्टेंट है। स्वरों के भेद का सही ज्ञान न होने पर उच्चारण में ही नहीं बल्कि अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर हम सही नहीं जानते हैं, अब देखिए संधि को ही ले लीजिए। शुद्ध और अशुद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण करना जानते हैं तो हम संधि को भी अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये ऐसे ही संधि लिखेगा, क्योंकि मात्रा बदल करके 4 ऑप्शन में लिखा जाता है। अगर हम शुद्ध जानते हैं तो हम जा सकते हैं कि जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करने के साथ साथ हम संधि जो है कैसे पहचानेंगे कि शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, प्लस उसके साथ वो रूल भी फॉलो हो रहा है, तो हमारा यही सही है। वहाँ पे आपका जो है ज़्यादा बन जाता है, चांस ज़्यादा बन जाते हैं आपके। 100% जो है एग्ज़ाम में आपके आंसर सही होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्वर का जो भेद है वो ह्रस्व स्वर में कुल, और, खोल। हिंदी में स्वरों का ज्ञान होना अनिवार्य है। स्वरों के भेद का सही ज्ञान न होने पर उच्चारण में ही नहीं अपितु अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। सिर्फ उच्चारण में ही नहीं बल्कि अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए ह्रस्व स्वर लिखा हुआ है, ह्रस्व स्वर में लिखा है कुल, और, खोल। अब ह्रस्व स्वर में होता क्या क्या है, यहाँ देखिएगा। ह्रस्व स्वर, इसमें देखिए अ, ई, उ, कौन सा उ है, और दीर्घ में देखिए बड़ा उ है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए कुल लिखा हुआ है और दीर्घ में कुल लिखा हुआ, दोनों एक जैसा है। तो अर्थ आप समझ पा रहे हैं, अर्थ में ही कुल और कुल, कुल की बात हो रही है। कौन सा कुल, तो अगर मात्रा एक जैसा है या मात्रा में परिवर्तन नहीं किया है तो लिखा चीज़ वही है। ये देखिए और है, ये और है, खोल है, खौल है। इनमें कितना अंतर हो सकता है, और किसी और कोई और, खोल कोई चीज़ खोलना, और खौल कोई भी चीज़, मतलब खौल का अर्थ चलिए खोलना भी रख सकते हैं हम, या अगर कुछ अर्थ नहीं बनता है तो अनर्थ हो जाता है। कुल में देखिए ढेर सारी चीज़ों को भी हम कह सकते हैं कुल संख्या। और कुल होता है एक आपका जो कि वंश होता है, वंश को भी हम कुल कहते हैं, इस कुल से हैं। तो मात्रा के बात वही कही जा रही है कि उच्चारण में ही नहीं अपितु अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। तो हमें उसका भेद का इम्पोर्टेंस कितनी है स्वर का हमें पता होना चाहिए। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन अभी दबाइए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको हिंदी ग्रामर का भी पूरा का पूरा एक के बाद एक वीडियोस लेकर के आएंगे, जिसमें आपके ग्रामर का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, सारे टॉपिक्स को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए आर्यन एजुकेशनल अकेडमी को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, आल बटन पर टच कीजिए कि सारे नोटिफिकेशन आपको रोज़ के रोज़ मिलते जाएँ। और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।